मुझे एना की उस पहचान से नफ़रत हो गई थी जो मुझे किसी के एहसान से मिली थी। मेरे सामने खुराना साहब का जो रूप था, मैं नहीं स्वीकार पाई। मैंने उन्हें अपना दोस्त, गुरु संकट मोचक न जाने क्या क्या समझा था। जब सच मेरे सामने आया तो मेरा विश्वास पूरी तरह चरमरा गया। किसी पर विश्वास करने का मन ही नहीं था। यहाँ आने का फैसला इतना भी सही नहीं था। यहाँ नहीं आती तो अपनी पहचान कैसे बनाती। एना की पहचान मुझे भीख में मिली हुई थी। विद्या की पहचान मेरी पहचान नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को जन्म देने के लिए यह मैंने खुद बनाई है। बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? उस माहौल से बच्चे यहाँ ज़्यादा ठीक हैं। वहाँ हर समय उनके सर पर भूमिक नाम के तलवार लटकी रहती। पर तुम विद्या बनी कैसे? विक्रांत को भी जानने की उत्सुकता हो रही थी कि आखिर वह विद्या बनी कैसे। तो पूछता है, इसकी भी एक लंबी कहानी है। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बताना चाहो तो बता सकती हो। आखिर मुझे भी पता चले कि विद्या कहाँ है, वह क्या जिंदा है कि नहीं है, और तुम यहाँ पहुँची कैसे। अमृतसर से आने के बाद हिमानी मैडम मुझे घर ले गई। जब मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ तो भूमिक ने मुझ पर अबॉर्शन करने का दबाव डाला। बोलते हुए चेहरा कड़ा हो गया और पुरानी सभी कड़वी यादें चलचित्र सी आंखों में घूम गई। क्या सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। हाँ, भूमिक को पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वह चाहते थे मैं बच्चा गिरा दूँ और इसलिए मुझे नासिक ले आए। पर मैं वहाँ से मौका देखकर भाग गई और ट्रेन में बैठ गई। हिमानी जी को कैसे पता चला जो वो नासिक पहुँची? विक्रांत ने पूछा। मैं लेटर छोड़ गई थी, फिर नासिक से निकली तो नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। लास्ट स्टेशन बेलगाम था और मैं वहाँ उतर गई। उतर तो गई, पर समझ नहीं आ रहा था कि जाऊँ कहाँ। कुछ समय पहले जब मुंबई से स्टेशन पर उतरी थी, वही हालत मेरी थी। बस फ़र्क इतना था कि तब मुझे अपने भाई की तलाश थी और इस बार मेरे साथ जिम्मेदारी। कोई मुझे पहचान न ले। सबसे पहले मुझे अपना गेटअप बदलना था, तो मार्केट जाकर सारी चीज़ें जो मुझे हुलिया बदलने में मदद करती ले आई थी। किस प्रकार सेलिब्रिटी पब्लिक पैलेस में अपनी पहचान छिपाते हैं, यह फिल्म इंडस्ट्री में रहते मैं सीख चुकी थी। साथ ही किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने एक्टिंग भी अच्छे से कर लेती। मेरे मुंबई से गायब होने के बाद भूमिक या खुराना साहब मुझे ज़रूर ढूंढने की कोशिश करेंगे और मैं मुंबई वापस नहीं आना चाहती थी। मेरी कोख में मेरे 2 जुड़वा बच्चे थे, मेरे अपने बच्चे, जिनको बचाने की, इस दुनिया में लाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। पुरुष का प्रेम स्त्री को सुख देता है, पर ममत्व का एहसास उसी प्रेम की उस ऊंचाई पर ले जाता है जहाँ से हर सुख बौना नजर आता है। मुझे भी उसी सुख की अनुभूति हो रही थी जो मैं कब से ढूंढ रही थी। मेरे बच्चे
मेरा परिवार पूरा करते। मैं अकेली थी। उनके आने के बाद हम 3 हो जाएंगे और ये चीज़ मेरे अंदर नई ताकत, नया जोश भर देता और मैं हर परेशानी का मुकाबला करने तैयार हो जाती। मुंबई छोड़ने का दुख था, पर वहाँ से बाहर आकर मैं खुद को आज़ाद पा रही थी। न मेरे गले में एक्ट्रेस का तमगा था, न सुपर मॉडल का ताज, पर यहाँ ना भूमि का डर था और ना वंशिका या किसी और के ताने। कुछ नहीं था अब मैं एक नई शुरुआत करने तैयार थी, इसलिए सब कुछ पीछे छोड़ आई थी। मुझे अपने अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं रह गया था और करती भी क्यों। किसी और का सहारा ढूंढने से अच्छा मैंने खुद को ही सहारा बनाने का सोचा। आखिर कब तक दूसरों के फैसलों, उनके इशारों पर नाचती। और सच बोलूं तो मॉडल में कभी बनना ही नहीं चाहती थी, तो उसे छोड़ने का मुझे कोई दुख भी नहीं था। मैं 1-2 दिन बेलगाम में ही एक लॉज में ठहरी। फिलहाल मेरे पास काफ़ी नकदी थी। घर में पड़ा कैश और ज्वेलरी तो उठा ही लाई थी। मैं अपने डेबिट कार्ड भी लाई थी, पर इनका इस्तेमाल करना मेरे लिए मुश्किल था। अगर मैं इस्तेमाल करती तो पकड़ी जाती। हाँ, एक कार्ड ऐसा था जो हिमानी जी ने आहाना के नाम पर तब खोला था, जब मैं उनके घर पर काम करती थी और मेरा वो अकाउंट बाकी अकाउंट से लिंक्ड भी नहीं था। पर मुझे फ़िलहाल कोई रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया और उसे इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए रख लिया। एक ही लॉज में ज़्यादा दिन रहना जोखिम भरा हो सकता था, इसलिए मैं उनको बदलती रहती। मैं अक्सर अपने चेहरे को ढके रहती और अधिकतर ऐसे कपड़े पहनती जिनमें मेरी पहचान न हो सके। पर ऐसे भी कितने दिन चलते। मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी शुरू हो गए। वॉमिटिंग, चक्कर आना, थकान और नींद। साथ ही मुझे रेगुलर चेकअप की भी ज़रूरत थी, जिसके लिए मुझे हॉस्पिटल के नज़दीक एक घर चाहिए था। मेरे पास जो पैसे, नकदी और गहने थे, उनके चोरी होने का भी डर लगा रहता। एक दिन मैं बेलगाम छोड़ने का मन बनाकर ट्रेन में बैठ गई। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, पर उसका लास्ट स्टॉप इंदौर था। बीच के स्टेशन में एक कपल मेरे साथ बैठा। बातों बातों में उन्होंने अपना परिचय विद्या और वेदांत के रूप में दिया। मैंने गौर किया कि विद्या की शक्ल मुझसे काफ़ी मिलती है, बस रंग का फ़र्क था। मैंने अपना आधा चेहरा कवर किया हुआ था, तो वे मुझे नहीं देख पाए। उन्होंने बताया कि वो इंदौर में रहते हैं। मैं उनसे रास्ते भर बात करती रही। वे इंदौर में उतरे तो मैं उनके साथ उतर गई। उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ रहती हो? तो मैंने बहाना बनाया कि मैं रिश्तेदारों के यहाँ आई हूँ, जबकि असल में मुझे पता नहीं था
कि मुझे जाना कहाँ है। मैंने उन्हें पूछा, उन्हें कहाँ जाना है। उन्होंने जो जगह बताई, मैं भी वहीं आ गई। एक दो दिन एक होटल में रहकर मैंने एक घर किराए पर लेने देखने लगी। मेरे पास आइडेंटिटी वगैरह था जो मैं सुंदरपुर से लाई थी, और आते हुए मैंने अपने बैग में रख लिए थे। भीड़ भाड़ से दूर मैंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अब मैं यहाँ आराम से रह सकती थी। घर में होती तो मैं नॉर्मल रहती, पर जब बाहर जाती तो अक्सर चेहरा ढककर या मर्दाना वेश बना कर जाती। मेरे आसपास कौन रहता है, मैं इसके बारे में ज़्यादा जान पहचान नहीं रखती थी। इसी तरह कुछ दिन आराम से निकले। मेरे पास जो पैसे थे वो लिमिटेड थे, पर इतने थे कि जब तक मैं प्रेगनेंसी में थी तब तक चल जाते। मेरे पास कुछ गहने भी थे और एक डेबिट कार्ड भी, तो मैं निश्चिंत थी कि अभी मैं जॉब ना भी करूं तो कोई समस्या नहीं थी। नज़दीक ही मुझे एक हॉस्पिटल भी मिल गया जहां मैं रूटीन चेकअप के लिए जाने लगी। एक दिन वहाँ मेरी मुलाकात विद्या से हुई। वह भी हॉस्पिटल में आई हुई थी। वह भी प्रेग्नेंट थी और रूटीन चेकअप के लिए आई हुई थी। वह बार बार मुझे देखे जा रही थी कि मेरे सिर पर रखा दुपट्टा सरक गया, और वो मुझे गौर से देखने लगी। मैं उसे पहचान गई थी। मैंने अपना परिचय दिया और बताया कि कुछ दिन पहले हम ट्रेन में मिले थे। वह भी मुझे पहचान गई और उसने खुशी भी जताई। जब तक हम हॉस्पिटल में बातें करते रहे, मैंने उसे बताया कि मैं भी यहीं रहने आ गई हूँ। आपको ये पूछना था कि आप अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाती। जब यहाँ भी मैंने उसे अपनी शक्ल ढंग से नहीं दिखाई तो वह पूछती है, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स इनबैलेंस के कारण चेहरे पर दाने निकल आए हैं, तो मेरा स्किन ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए मुझे चेहरे को धूप से बचाने की सलाह है, तो मैं चेहरा ढक कर रखती हूँ। पर यहाँ तो धूप नहीं है। हाँ, पर फिर भी डॉक्टर की यही सलाह है। मैंने बहाना बनाकर उसे टाला और वह मान भी गई। अब वह और मैं अक्सर ही हॉस्पिटल में मिल जाते। दोनों अपनी न्यूज़ शेयर करने लगे, और एक दिन अचानक से वह मेरे घर आ गई, और उस दिन उसने मुझे बिना दुपट्टे के देख लिया तो हैरान रह गई। तुम्हारी शक्ल मुझसे काफ़ी मिलती है। हाँ, बस तुम गोरी हो। हाँ, पर मेरा दिल भी तो है, और रंग। तुमने भी ये बात नोटिस की? हाँ, वह बहुत हैरानी जताती है। मेरे मन में एक मस्ती करने का सूझ रहा था। वह बोली, क्यों ना वेदांत के साथ मस्ती करें, कि वह मुझे पहचानता है कि नहीं। मेरे इनकार के बावजूद भी वह मुझे अपने कपड़े पहना देती है।
मेकअप से रंग भी डस्की कर लिया और दिल भी छिपा लिया। अब वह मुझे अपने घर में छोड़ देती है और खुद छिप गई। वेदांत मुझे विद्या ही समझ रहे थे। यहाँ तक मैंने उसे चाय बनाकर दी, बात की, पर उसने मुझे नहीं पहचाना। वह तभी पहचाना जब वेदांत वह पीछे से बोली और वह आश्चर्य में था। यह क्या है जुड़वा, तुमने बताया नहीं। ये तुम्हारी बहन भी है। वह आश्चर्य में डूबा हुआ बोला, नहीं, बहन नहीं है, पर बिल्कुल मेरी जैसी लग रही है। कुदरत की माया देखो, घर वाले बात नहीं करते, पर लग रहा है मुझे बहन मिल गई है। पर शकल सेम कैसे? रुको, उसने मेरा चेहरा धोया और अब वह देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुम दोनों की शक्ल तो बहुत मिलती है। उसके बाद मेरी उन दोनों से पक्की दोस्ती हो गई। बातों बातों में वो बताती है कि उसके घर वाले उससे नाराज़ हैं और बात नहीं करते। पर एक बार उसके भाई ने कहा था कि जब तुम बच्चे को लेकर आओगी तो घर वाले तुम्हें माफ़ कर देंगे। वह मुझे अपनी फैमिली फ़ोटो भी दिखाती है। मुझे भी कोई बात करने के लिए चाहिए था, पर दोनों प्रेग्नेंट थी तो आपस में बातें साझा कर दी। परिवार के बारे में पूछने पर मैंने उसे बताया कि मेरे पति दुबई रहते हैं और मैं यहाँ रहती हूँ। कुछ दिन बाद उसने मुझे अपने घर के पास घर दिला दिया। अब तो मेरे लिए और भी अच्छा हो गया था, पर किस्मत शायद मेरी और परीक्षा लेना चाहती थी। एक दिन रात के समय उनके घर के बाहर एक गाड़ी रुकी। मैंने खिड़की से देखा तो हैरान रह गई। वे 3-4 लोग थे और उन्हें कहीं ले जा रहे थे। मुझे लगा शायद कोई इमरजेंसी आ गई होगी, इसलिए बिना बताए जा रहे हैं। रात से सुबह और फिर सारा दिन निकल गया। वे नहीं लौटे। मैंने बाकी पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि कहाँ गए और उसके बाद वे मुझे नहीं दिखे। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ गए। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती थी। जाती तो मुझे अपनी पहचान बतानी पड़ती। वहाँ मैं गेटअप चेंज करके भी नहीं जा सकती थी। मैं पकड़ी जाती। पर इतना तो मुझे लगा था कि उनके पास कुछ मिस हैपनिंग हो गई है। अगर कहीं भी जाते तो उन्हें लौट आना चाहिए था, पर वे नहीं लौटे। उसके घर वालों को तो ये बात कभी पता ही नहीं चलेगी कि वो गुम है, जबकि उन्हें तो यही लग रहा होगा कि वह अपने घर में खुश है। यह सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अगर वो घर बदलते तो सामान बदलना चाहिए था, जो कि ज्यों का त्यों था। मैं नहीं, पर उनके परिवार वाले तो पुलिस के पास जा सकते हैं। दिमाग में यह बात आई, पर कैसे उनसे संपर्क करूं, समझ नहीं आ रहा था। उनके घर से ही मुझे कुछ मिल सकता था। एक दिन मैं किसी तरह खिड़की के रास्ते उनके घर में चली गई। सब सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। उन लोगों ने वहाँ उनका फ़ोन भी नहीं छोड़ा था। मैंने अलमारी तलाशी और उसमें विद्या के घर का पता मिल गया, पर वह बहुत दूर यहाँ साउथ में था। मैं वहाँ रहती या कहीं और जाती, कुछ फर्क नहीं था। मकान तो मुझे
बदलना ही था। वहाँ रहती तो हो सकता था पुलिस पूछताछ करती, तो मैं ज़रूरी सामान समेटकर ट्रेन में बैठकर त्रिवेंद्रम आ गई। पर इसके लिए मैं अपना गेटअप पूरी तरह चेंज करके आई थी। मैंने उन लोगों के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि उनके तो मम्मी पापा की मौत पहले हो चुकी थी और उसे तो ये पता भी नहीं था, और भैया भी मानसिक रूप से बीमार लग रहे थे। मैंने अपना परिचय दिया और पूछा कि क्या विद्या इधर आई? नहीं, उन्होंने जवाब दिया। कब से? जब से गई है। लास्ट बात कब हुई? कई महीने हो गए। आपने जानने की कोशिश नहीं की? सब बहुत गड़बड़ चल रहा है, वे दुखी सुर में बोले। मैंने उन्हें बताया कि मैं विद्या की सहेली हूँ। कहाँ है विद्या? मुझे उसके पास ले चलो। मैंने उन्हें पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी कि किस तरह होटल घाटे में चल रहा है। इन लोगों ने उनसे धोखे से साइन ले लिए, पर अब पता चला है कि जब तक विद्या के साइन नहीं होंगे यह प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं हो सकती। मैंने उन्हें सारी बात बता दी, उसके घर का पता बताया और कहा कि आप अपनी तरफ से छानबीन करो, पर मेरा नाम मत लेना। वह इंदौर आए बिना मेरा नाम लिए, पुलिस की मदद ली और उन्हें ढूंढा, पर उनका कुछ पता नहीं चला। वह वापस आए तो बेहद निराश थे। समझ चुके थे कि उनकी बहन भी शायद मर चुकी है। आपको लड़ना चाहिए, मैं बोली। किसके लिए लड़ूं? अपने होटल के लिए। बहन के गुनहगार को सज़ा दिलाओ। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जब कोई नहीं रहा तो कैसा जीवन, कैसा घर और कैसा होटल। वह बेहद कमज़ोर लग रहे थे। हताश में बोले। यह मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। मैं उनकी मदद करना चाहती थी, पर नहीं कर पा रही थी। कुछ दिन बाद वे लोग होटल पर ज़बरदस्ती कब्जा लेने लगे और मैं बोलने मजबूर हो गई। आप बचाइए अपना होटल, मैंने माधवन को कहा। वो मेरे साइन ले चुके हैं। अगर विरोध करूँगा तो मुझे पागल घोषित कर देंगे। क्या विद्या यहाँ रोक सकती है? मैंने पूछा। हाँ, वो आ जाती तो शायद हमारा होटल बच जाता। उनकी इस बात ने मुझे विद्या बनने के लिए मजबूर कर दिया। अभी वे होटल ले रहे हैं, कुछ समय बाद घर लेकर उन्हें भी मार देते। उस समय मैंने वैसा ही मेकअप किया जैसे विद्या ने मेरा किया था और मैं होटल में पहुंच गई। विद्या, तुम तो भाग गई थी, वे बोले। मैं वापस आ गई हूँ और मुझे मेरा होटल वापस चाहिए, मैं कड़वे तेवर में बोली।